तो स्टूडेंट, तो ये रहा आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि क्लास नाइन्थ के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा विभाग ने इशू किया है, यानी कि आपके स्कूल ने इशू किया, आप ऐसा समझ सकते हैं। और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आप दिल्ली बोर्ड के हो, चाहे जिस बोर्ड के हो। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आपके लिए, मैक्सिमम मास टाइम अलाउड वगैरह वगैरह। सेक्शन ए में चलते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं सबसे पहले। और अगर वीडियो लंबा हुआ तो ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में भी बनाया जा सकता है। सबसे पहले देखिए प्रश्न संख्या 1। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फॉल्स फॉर वेरी स्मॉल स्कैटरिंग एंगल्स बिकॉज Rutherford scattering experiment fails for very small scattering angles because velocity of a particle is very large. No. देखना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फिट बैठता है। तो हमसे कहा गया है कि रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हुआ था, उसके पीछे रीजन क्या था। तो इसका डी ऑप्शन सही है। द इम्पैक्ट पैरामीटर बिटवीन अल्फा पार्टिकल सोर्स न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो आप जानते हो कि हमने देखा था कि एटम की स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है कंपेरेटिवली एटम के साइज के मुकाबले। ठीक, इसलिए जो है ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। अगला सवाल देखिए, हमसे कहा गया अल्फा पार्टिकल्स आर। तो यहाँ पर और करके ये ऑप्शन दिया हुआ है, आपको एक्स्ट्रा सवाल दिया हुआ बेसिकली। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे, तो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम न्यूक्लियस या हीलियम नाभिक कह सकते हो हिंदी में आपको हो तो। और हीलियम को आप जानते हो कुछ ढंग से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो बच जाते हैं 2। तो आप कुछ ढंग से समझ सकते हो। डायग्राम देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, ये शेल है हमारी पहली शेल, इसे आप क्या कहते हो, के शेल। के शेल। और इस के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, आपका 2 ही है इलेक्ट्रॉन, तो पहली शेल में ही आ जाएंगे वो। उसके बाद बचते हैं 2 प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में। क्लियर है। हमसे कहा गया कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो हमने कहा कि ये हीलियम नाभिक होते हैं। क्लियर हो गया। अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा कण हीलियम नाभिक है। नाभिक क्या होता है, जो अंदर अंदर का पार्ट है ये नाभिक है। अब आप खुद बताओ, ये कोई एटम है, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये था, इसको भी निकाल दिया। जब दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पे क्या आ गया, 2 चार्ज आ गया, प्लस का 2 चार्ज आ गया। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आयन। क्या कहेंगे, आयन। ठीक है जी। ये था आपका एटम या परमाणु, इससे बना है हमारा आयन। चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, अब 2 प्रोटॉन अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है, 2 न्यूट्रॉन अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, नाभिक रह गया ये। नाभिक हीलियम के केस में ये सिर्फ क्या बचा, नाभिक। ये सिर्फ हीलियम का केस है, इसमें सिर्फ नाभिक बचा, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं बचा। और किसी केस में ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर बचे या ना बचे, बट हीलियम के केस में नहीं बचेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे और दोनों ही हमने निकाल दिए। इसका मतलब ये हीलियम नाभिक है, और जिसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ओके, तो हम इसको कहेंगे अल्फा पार्टिकल। आप इसको कुछ इस ढंग से लिख सकते हो, ये हो गया हीलियम का साइन सिंबल। उसके बाद यहाँ पे आपका बचता है 2, और यहाँ पे प्लस का लग जाएगा 2 चार्ज। ठीक है जी, इसको यहाँ पे ऐसे दिखा दो आप, ऐसे दिखा दें जी, 2 प्लस के रूप में। देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है, लेकिन ये 2 थोड़ा ऊपर बना हुआ होना चाहिए था, जैसे यहाँ पे हमने बनाया। क्लियर है, तो यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग एरर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। ये तालाब है, उसमें ये तैर रही है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट गोइंग ईदर वे। यानी कि वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चली गई है। ओके, और बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे आ गई है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट 0 है, चूंकि वो ए से चली थी, बी पे गई, बी से वापस आ गई है। दोनों कुल मिलाकर के दोनों तरफ चलने के बाद जब वापस ए पे आई है तो 180 मीटर की डिस्टेंस तय की है उसने। हम कहेंगे डिस्टेंस या दूरी तो 180 मीटर हो गई है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका 0 रहा है। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है। यहाँ पे हम टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और उसे टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा, 0 है। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी औसत, सॉरी कुल विस्थापन है हमारा 0, और कुल समय हमारे पास कितना है, 1 मिनट, यानी कि
60 सेकंड कह लो चाहे 1 मिनट कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो आ चुका है ऊपर, तो आंसर तो हमारा जीरो ही होने वाला है, और कुछ हमारा आंसर हो नहीं सकता, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये स्पीड से रिलेटेड हमने सारी टर्मिनोलॉजी हिंदी इंग्लिश में बता दी है, तो इसको हम किसी सवाल में शायद अब दोहराएंगे नहीं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। यहाँ पे अगर एवरेज स्पीड आपसे पूछी जाती, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में आपका आंसर अलग होता। कैसे? देखिए, एवरेज स्पीड बराबर होती है आपकी टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम। कितना है टोटल डिस्टेंस हमारे पास? टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 180 मीटर, और टोटल टाइम कितना है? 60 सेकेंड। तो ये हो जाता है आपका 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आंसर होता उस केस में अगर एवरेज स्पीड पूछी जाती। देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमसे कहता है हीट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर कॉजेज। हीट असर करती है, ऊष्मा असर करती है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बनने पर, बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर के कारण होता है क्या क्या। देखिए, अगर हम किसी सिस्टम को हीट देंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, और अगर गतिज ऊर्जा बढ़ी तो ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि अपने मीन पोजीशन के इधर और उधर दोनों तरफ जो उसका मूवमेंट है पार्टिकल का वो बढ़ जाएगा, और इसका नतीजा ये होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारा वो पहली बार देखिए घट जाएगा। ठीक है जी, ये बढ़ा तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, बट ये दिख रहे हैं कि घट जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन मिल रहा है डी ऑप्शन, डिक्रीज द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन तो, इंटरमोलिकुलर स्पेस तो घट जाए, सॉरी, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा गिरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिरा, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस तो बढ़ जाएगा ना। इन दोनों, ये दो, ये पार्टिकल्स थे, एक दूसरे के काफी क्लोज थे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था यहाँ पे। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर घटा तो ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, इसका मतलब जो स्पेस था इनके बीच में वो तो बढ़ेगा, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखिए, चेंजेस द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, यस, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन सी इज राइट। एक और सवाल, अच्छा सवाल है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स यानी कि अंगूरों का किण्वन, शुगर को कह लीजिए, एक तरह से अंगूर की जो शुगर होती है उसका किण्वन अगर हम करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है, जिसे हम शराब भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी में ऐसा होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन या किण्वन। तो ये बेसिकली एक तरह का केमिकल चेंज होता है, चूंकि हम वापस अपने सब्सटेंस को आसानी से बना नहीं सकते। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ, वीटी ग्राफ भी कहते हैं हम इसको शॉर्ट में। ठीक है, वेलोसिटी मतलब वेग, और टाइम मतलब समय, वेग समय ग्राफ है ये। हमें बताना है कि कौन सा इनमें से शो कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण को शो करता है। तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये त्वरण को या एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे जो इस लाइन से दिख रहा है ये हमारा एक्सेलरेशन ही दिखाया जा रहा है। क्लियर? अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इफ वर्क डन इज मैक्सिमम। अगर वर्क डन आपने मैक्सिमम करना है, दोनों कंडीशन बताई थी, कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम अगर करना है डब्लू, डन मतलब डब्लू, मैक्सिमम डब्लू तब होगा जब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड cos थीटा, जो वैल्यू ऑफ cos थीटा, ऐसे कह लो, वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि फॉर्मूले में जब आप ये रखोगे, देखो ये अपनी जगह रहे तो ये आपका जो विस्थापन है इसको आप डी भी कहते हो, एस को यहाँ पे डी भी कह सकते हो आप। जब ये दोनों फिक्स है आपके, चेंज है, कोई चेंज नहीं होने जा रहा, कांस्टेंट आप कह सकते हो साइंस की लैंग्वेज में, तो जो कुछ भी इसकी वैल्यू रहेगी, अब ये मैक्सिमम वैल्यू यही रहती है cos थीटा की, इसका मतलब ये कि थीटा आपका 0 होना चाहिए जब आपकी cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, और इसी केस में डब्लू मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें मिनिमम की, तो डब्ल्यू मिनिमम तब होगा जबकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे, यानी कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, डिस्प्लेसमेंट। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा इस केस में क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कितना? 180 डिग्री। थीटा मतलब एंगल, एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। और आप कह सकते हो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ cos थीटा, वैल्यू ऑफ cos थीटा विल बी 0 इस केस में, तब ये हो जाएगा
मिनिमम। क्या हो जाएगा मिनिमम? डब्ल्यू, यानी कि वर्क डन मिनिमम होगा इस केस में। छठे प्रश्न का आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सेवंथ नंबर कहता है द मास रेशियो ऑफ एन एंड एच इन NH3 इज। NH3 में मास रेशियो पता करना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो ये क्या होने वाला है? फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले द मास रेशियो किसके बराबर होता है? ये द्रव्यमान अनुपात बराबर होता है मास ऑफ एन, यानी नाइट्रोजन का मास बटे हाइड्रोजन का मास। तो आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन का जो मास होता है वो होता है 14 यूनिट, ठीक है, या 14 U। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 3, वो सॉरी 1 यूनिट, 1 यूनिट। लेकिन यहाँ पे है क्या कि NH3 के केस में हाइड्रोजन कितना है? 3, तो यहाँ पे हम एक के बदले कर देंगे 3। कितना कर देंगे? 3। तो जैसे ही आप इसको 3 करोगे, है ना, इसकी तो वैल्यू नहीं, वैसे घट जाएगा। ओके जी। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 14/3, 14/3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है बायोलॉजिकल लाइसोसोम्स अराइजेस फ्रॉम। तो लाइसोसोम कहाँ से बनते हैं, किससे बनते हैं? तो गोल्जी एपरेटस से बनते हुए देखे गए हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 देखिए, इफ द वेट ऑफ ए 60 kg मास इज डब्ल्यू ऑन मून। डब्ल्यू है किसका? जो 60 kg मास है। कितना केजी मास है? 60 kg मास। ओके, 60 kg मास के लिए ये डब्ल्यू है। देखिए वेट की अगर हम बात करें तो वेट इज अ फोर्स। वेट वेट क्या होता है? वेट फोर्स होता है जो जमीन किसी मास के ऊपर लगाती है। अगर हम चांद पे चले जाएंगे तो ये डब्लू बन गया है इस हिसाब से, लेकिन उसी हिसाब से चांद का जो फोर्स लगेगा उस पर्टिकुलर मास पे, वही उसका वेट होगा, वहां पे डब्लू हो जाएगा। तो डब्लू इज इक्वल टू कितना होने वाला है? 60 kg, तो ये है। और जो आपका एक्सेलेरेशन है वो 9.8/6 रह जाएगा। कितना रह जाएगा आपका? क्लियर? जमीन पे कितना था? जमीन पे था 9.8, बट अर्थ पे इतना रह गया, इसे 6 से डिवाइड कर दिया है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये आ जाएगा 588 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि समवेयर अराउंड 98 हो जाएगा ये। 98 हो गया तो आपका ऑप्शन जो बेस्ट बनेगा वो बनेगा सी। सी इज करेक्ट ऑप्शन। आप इसको इस ढंग से भी समझ सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी, और जी को आप लिखो स्मॉल एम के साथ। जीएम, जीएम क्या है? ये वो एक्सेलेरेशन है, वो त्वरण है जो चांद लगा रहा है इस मास के ऊपर। तो मास कितना है? 60 kg, और जीएम की वैल्यू कितनी है? 9.8 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है जी, इससे आपका आंसर यही आने वाला है। देखिए प्रश्न संख्या 10, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज। सेल की एनर्जी करेंसी जो कहलाती है वो हमारी एटीपी कहलाती है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? इसी को आप एनर्जी करेंसी या ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानते हो। तो अगर सवाल ये आता है कि ये भाई ऊर्जा मुद्रा क्यों कहलाती है, तो इसलिए कहलाती है कि सेल के सारे जो पार्ट होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, वो सब के सब एटीपी के रूप में ही ऊर्जा का उपयोग करते हैं, खाली करते हैं और वापस एटीपी की फॉर्म में बदल करके माइटोकॉन्ड्रिया को वापस कर देते हैं। छठे प्रश्न में हमसे कहा गया है कि उस प्रोसेस का नाम बताना जिससे हम नेपथलीन को, इम्प्योर नेपथलीन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो नेपथलीन के अंदर खासियत ये होती है कि जैसे ही हम उसको सॉलिड गोली देखते हैं उसकी थोड़ी देर बाद वो पतली हो जाती है, और कुछ टाइम अगर हम दे देंगे तो वो गोलियां गायब हो जाएंगी, यानी कि वो सॉलिड अचानक हवा बन करके कब भाग गया वहां से पता ही नहीं चलेगा, यानी कि कोई लिक्विड वहां पे बना ही नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, या हिंदी में कहेंगे ऊर्ध्वपातज। ओके जी। अगर इसके अपोजिट काम हो रहा है, कहीं पे लिक्विड से कोई चीज सॉलिड बन रही है बिना, सॉरी, गैस होती है, गैस, थोड़ा सा गलत हो गया है, सॉलिड से गैस में बदलने की प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और इसका उल्टा अगर कहीं पे होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन या निक्षेपण कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे? निक्षेपण। निक्षेपण। और निक्षेपण में इसका उल्टा प्रोसेस ये होता है, गैस से कोई चीज सॉलिड में बदल जाती है। और यहाँ पर ये हम कब देखते हैं? स्नो फॉर्मेशन में, जब हम पहाड़ पे जाएं और वहां बर्फ बने तो सीधे हवा से बर्फ बन जाती है, बीच में कहीं पे भी आपको लिक्विड नहीं दिखाई देगा। ठीक है जी। हवा से या एयर से आप सीधे स्नो या बर्फ बनते हुए देखोगे। क्लियर? सवाल नंबर 12 कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट यहाँ पे अगर गलत है हमें उसको पहचानना है। अब देखिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, एक एक करके हम उसको वेरीफाई करते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स मे हैव डिफरेंट मासेस। एक ही एलिमेंट के एटम्स के मास डिफरेंट हो सकते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों? ऐसा कब होता है हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के एटम को, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसका मास जो है डिफरेंट हो सकता है। 1s2 हो सकता है, 1h1 भी हो सकता है, यानी कि मास एक भी हो सकता है, इसका दो भी हो सकता है, और तीन भी हो सकता है। तो ये सब चीजें क्या देख रहे हैं हम?
ये जिनके मासेज अलग अलग हैं बट एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इनको हम कहते हैं आइसोटोप। आइसो या हिंदी में कहेंगे इनको समस्थानिक। समस्थानिक, हिंदी में इनको कहते हैं समस्थानिक। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट देखते हैं आप जिनके एटम डिफरेंट वेट्स के हो सकते हैं, मास के हो सकते हैं। इनमें कार्बन भी आता है। कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, ऐसे लिखे हुए मिलेंगे ये आपको। तो बहुत सी जगह पर हम समस्थानिक देखते हैं। समस्थानिक हम इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें उसमें इन सबको एक ही साथ रखा जाता है हाइड्रोजन की फॉर्म में और इसको कार्बन की फॉर्म में। क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव द सेम मासेस। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के भी सेम मास हो सकता है, यस हो सकता है, ये भी सही बात है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो देखिए कैसे हो सकता है सेम, जैसे यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम, ओ सॉरी, हाँ कैल्शियम का क्या होता है 20 40, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 20 होते हैं बट इनका जो मास होता है वो 40 होता है। ओके जी। और ऑर्गन अगर आप देखो तो ऑर्गन के केस में क्या होता है, 18 होता है इनका एटॉमिक मास, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें 18 होते हैं, प्रोटॉन भी 18 होते हैं, जबकि इनका जो मास है वो भी 40 होता है, 40 होता है इसका भी और इसका भी। तो हालांकि कैल्शियम अलग होता है और ऑर्गन अलग एलिमेंट होता है बट फिर भी इनके मास एक जैसे होते हैं। तो ये बात भी गलत नहीं है, सही है। तीसरा कहता है सी, एटम्स हैव डिफरेंट atoms have been found to be made up of subatomic particles। तो ये पता चला कि एटम्स जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए हैं, बिल्कुल सही बात। कौन कौन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें मिलते हैं? ये मिलता है आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा और कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं जो काफी एडवांस साइंस में डिस्कवर हो चुके हैं। ओके जी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा? डी आंसर हमारा आंसर बनेगा, डी ऑप्शन। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करिए, अगर यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि एटॉमिक मास तो बिल्कुल ठीक है, सेम है, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इनको हम कहेंगे समभारी। हिंदी में कहेंगे इसको समभारी और इंग्लिश में कहेंगे आइसोबार। क्या कहेंगे? आइसोबार्स। ठीक है जी। फिर नंबर सवाल बायोलॉजी का सवाल है और यहाँ पे हमसे कहा गया है प्लांट्स को डिजीज फ्री हम कैसे बना सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट कैसे बना सकते हैं ताकि उनमें बीमारियां ना लगें। तो ऐसा हम कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से भी और साथ ही साथ जेनेटिक मॉडिफिकेशन से भी। तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर देखिए, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग। टिंडल इफेक्ट आप देखते हो कि कहीं अगर झरोखे से रोशनी आ रही है किसी कमरे के अंदर, तो वो एक बीम के रूप में ऐसे आती है, जैसे टॉर्च की बीम होती है वैसे, जैसे टॉर्च की लाइट होती है ऐसे बीम। और इस बीम में छोटे छोटे पार्टिकल्स हम देखते हैं। किस चीज़ के पार्टिकल्स होते हैं? एयर वगैरह के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल वगैरह यहाँ पे हमें दिखते हैं। तो ये मिक्सचर जो होता है ये एक तरह का सॉल्यूशन वो कॉलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। और ये क्वालिटी होती है, ये गुण होता है किसका? कॉलोइड्स का, कि वो इस तरह से इन पार्टिकल्स का बीम बना करके हमें शो करें, और इसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो इनमें कौन शो करता है, कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? जो कॉलोइडल होगा तो ये होगा स्टार्च और वाटर का सॉल्यूशन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला सवाल फिर केमिस्ट्री से है, एलिमेंट्स विद वैलेंसी 1। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है, यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करता। ऑलवेज नॉन मेटल नहीं, ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल में आपका देखिए हीलियम वगैरह ये सब आती हैं गैसेस। तो हीलियम में आप देखोगे तो यहाँ पे वैलेंसी 0 होती है। ठीक है जी। ऐसे ही आप देखते हो आर्गन वगैरह में वैलेंसी 0 होती है, जबकि क्लोरीन में कितनी होती है? क्लोरीन में 1 होती है। ठीक है। और जी और क्या बचा आपके पास? नॉन मेटल में और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितनी होती है? 2 होती है माइनस की। ओके, क्लोरीन की भी 1 होती है। और बहुत सारे मेटल ले सकते हो, तो कोई जरूरी नहीं कि ऑलवेज नॉन मेटल में जो है वैलेंसी 1 है, ऐसा नहीं। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद देखिए अगला क्या कहता है, इधर मेटल और नॉन मेटल कोई भी हो सकती है। यस, मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती है। तो ये हमारा आंसर बनेगा। ये देखिए किस किस की 1 देखते हैं हम यहाँ पे, सोडियम की देखते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस ढंग से होता है, 2 8 1। अब ये बाहरी और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन एक है इसको ये निकाल देगा और मतलब कि 1 वैलेंसी शो कर देगा। ठीक है जी, तो इस ग्रुप में तो होगा ही होगा। इसके अलावा और बहुत सी जगह पे ऐसा देखा जा सकता है, क्लोरीन की केस में अभी हमने बात की थी। तो 2 8 7 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन आप दे दोगे तो 2 8 8 हो जाएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा।
तो ये इसकी भी वैलेंसी 1 शो करेगा, ये भी क्लोरीन भी और बाकी हेलोजन भी ऐसा शो करेंगे। ओके जी, तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। 16 नंबर सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर ऑफ मैकेनिकल वेव्स, इनमें से कौन सा मैकेनिकल वेव यानी कि त्वरित तरंगों का उदाहरण नहीं है, करेक्टर नहीं है, यानी कि लक्षण नहीं है। तो प्रोपगेशन डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, यस इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है इसका प्रोपगेशन, यानी कि मीडियम इसमें जरूरी है और इसकी स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है, कम या ज्यादा हो सकती है, सॉलिड्स में ज्यादा होती है और गैसेस में सबसे कम होती है। उसके बाद कहता है बी कैन बी बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, यस इस स्टेटमेंट ये भी बिल्कुल सही है। हमें पहचानना जो स्टेटमेंट सही नहीं है। रिक्वायर्स मटेरियल, यस मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, बगैर मटेरियल मीडियम के ये मैकेनिकल वेव्स चल नहीं सकती। स्पीड इज कंपैरेटिवली हायर, नो ये बात सही नहीं है, ये डिपेंड करता है कि जो मीडियम है वो किस टाइप का है। आगे देखिए हमसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 17 टू 22 स्टेट मांगा है, स्टेटमेंट्स आर गिवन यानी कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपने पहचानना कौन कौन से सही है और एक्सप्लेनेशन सही हो रही है नहीं हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। 17 नंबर सवाल अभी मिसिंग है, तो हम उसको पीडीएफ में देखते हैं कहाँ पे है वो, कहीं पे पीडीएफ शायद कुछ डिस्टर्ब हो गई है, एनीवेज हम उसको बाद में देखेंगे। 18 नंबर सवाल देखिए, असर्शन कहता है नेपथलीन, कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो सब्लिमेशन। तो ऊर्ध्वपातन की बात हो रही है, ऊर्ध्वपातन होता है यस, इनमें अमोनियम क्लोराइड हो, चाहे आपका आयोडीन हो, चाहे कैम्फर हो, चाहे नेपथलीन हो, ये थोड़ी देर बाद आपको सॉलिड से गायब होते हुए दिखाई देंगे, एकदम एयर बन जाते हैं, हवा बन जाते हैं, एक तरह से कह सकते हो गैस बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद रीजन क्या कहता है, ऑल सॉलिड्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू लिक्विड्स एंड देन गैसेस टू ऑन हीटिंग, यस ऐसा नहीं होता। कुछ सॉलिड जरूर लिक्विड में बदलते हैं उसके बाद जो है गैस में बदलते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत सारे सॉलिड ऐसे भी हैं जो सीधे गैस में बदल सकते हैं, इसका मतलब assertion तो सही है बट रीजन सही नहीं है। ठीक है, तो अगर रीजन सही नहीं है इसका मतलब ऑप्शन आपका सी राइट बनेगा, सी आंसर बनेगा आपका। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में कहता है डेंड्रॉइड इज ए सिंगल लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस विच फॉर्म द ब्रांचेस, नहीं डेंड्रॉइड नहीं होता है, ये आपका होता है एक्सॉन। ठीक, इसका मतलब ये गलत है। ओके, उसके बाद क्या बचता है भाई, रीजन देखिए, रीजन कहता है इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन, यस इट इज करेक्ट। तो आपका असर्शन चूंकि गलत है, रीजन बिल्कुल सही है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी, डी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं 20 नंबर पे। फोर नोबल गैसेज वैलेंसी इज जीरो, नहीं ऐसा नोबल गैसेज में हाँ होता है, बिल्कुल सही बात, नोबल गैसेज में होता है, चाहे हीलियम हो चाहे आर्गन हो कुछ भी हो, वैलेंसी जीरो होती है। हालांकि हीलियम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, दो। ठीक है, बट वैलेंसी जीरो होती है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही शेल है, डुप्लेट जिसे कहते हैं, तो वो तो कंप्लीट है, इसका मतलब वैलेंसी जीरो होगी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या कह रहा है, रीजन कहता है नोबल गैसेज है एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हर केस में ऐसा नहीं होता। आर्गन केस में भी ऐसा होता है, हीलियम छोड़कर बाकी हर केस में होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस सेल में या वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है टोटल 8 ही होते हैं, बट हीलियम इसका एक्सेप्शन है, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, पार्शियली सही बात है ये, पूरी तरह से सही है। और जबकि ये सही, जब रीजन गलत हो जाए तो हमारा आंसर क्या बनता है, रीजन गलत हो जाए एक्सेप्शन सही हो, तो ऑप्शन सी करेक्ट होता है। देखिए 17 नंबर सवाल कहता है असर्शन में ए बॉय गोज फ्रॉम ए टू बी, ए से वो बी गया है, ए से वो बी पॉइंट तक गया है, ये बी पॉइंट है। ओके, वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर मिनट, 20 मीटर पर मिनट mm कह सकते हो आप। एंड कम्स बैक टू बी, और वापस आता है ए पे विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर मिनट, कितनी वेलोसिटी है जब वो वापस आया, 30 मीटर पर मिनट mm। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉयज ड्यूरिंग द होल जर्नी इज जीरो, वेलोसिटी की बात हो रही है, एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होनी है क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी केस में अभी हमने देखा भी था एक सवाल कि एवरेज वेलोसिटी जब हम निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट से निकालते हैं वेलोसिटी। तो क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी सी आई टी वाई, तो ये रहा आपका एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अब जब ये ए से चला था बी पे गया, बी से वापस ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो होते ही टाइम कुछ भी होगा, एक्स वाई जेड। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो गई है, इसकी बात बिल्कुल सही है। अब क्या कहता है, रीजन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द स्पीड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन द वन डायरेक्शन इज इक्वल टू 1। रीजन कह रहा है कि हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए से बी पे, ए से आप बी पे गए, कोई दिक्कत नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जितनी डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब ये हुआ
कि आपकी जो स्पीड है वो बराबर होगी किसके, स्पीड बराबर वेलोसिटी, है ना। अगर स्पीड बराबर वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी 10 है तो स्पीड भी होगी 10, है ना। तो दोनों जब बराबर हो गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो ये रेशियो क्या होगा, 1:1। ओके, ये बात कह रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे हिसाब से असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट ये इसको पूछने से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर है, ऑप्शन बी।